सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 12th का फ्लेमिंगो का जो चैप्टर नंबर 4 है द रेट ट्रैप, उसका फर्स्ट पार्ट जो है हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए उसका सेकेंड पार्ट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं कि सेकेंड पार्ट में हमें देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें मिलने वाली है। तो फटाफट से एक क्विक रिवीजन करते हैं पहले कि फर्स्ट पार्ट में हमने कौन सी चीज़ें देखी थी। तो फर्स्ट पार्ट में हमने सबसे पहले देखा एक व्यक्ति है जो घुमक्कड़ है, वेगाबॉन्ड है, अपनी लाइफ में इधर उधर भटकता रहता है बिना किसी कारण के और छोटी मोटी चोरियां करके या भीख मांग करके अपना गुजर बसर चला रहा है। वो बस चलता रहता है और तार वगैरह जो होते हैं, फालतू का सामान, कचरा जो होता है, उससे रेट ट्रैप्स बनाता है और उन्हें बेचता है। और धीरे धीरे वो जब चलता रहता है तो अपनी लाइफ में एक अलग ही खेल खोज निकालता है जिसमें वो दुनिया के बारे में, अपने आसपास का जितना भी संसार है उसके बारे में ये सोचने लगता है कि पूरा का पूरा संसार ही एक रेट ट्रैप है और इस रेट ट्रैप में जो है वो लोग अलग अलग कारणों से अलग अलग तरीके से फंसे हुए हैं। ये चीज़ वो वहाँ पर ऑब्जर्व करता है, इस चीज़ को वहाँ पर ये फील करता है और लोगों के बारे में, दुनिया के बारे में बहुत ही बुरे विचार, इल थॉट जो है अपने दिमाग में लेके आता है और उन्हें ऐसा सोच सोच के बहुत ज़्यादा मन ही मन खुश होता है। एक समय जा रहा होता है, तब ये क्रॉफ्टर के यहाँ पे नाइट स्पेंड करने के लिए रुकता है, उसकी मेहमान नवाजी को स्वीकार करता है, अच्छे से नाइट स्पेंड करता है और उसके बाद में अगले दिन सुबह उसी के 30 करोड़ और चुरा लेता है। और वो चोरी करने की वजह से जो मेन लैंड से उसे जाना होता है या मेन रोड से उसे जाना होता है, उसे छोड़ करके फॉरेस्ट की तरफ मुड़ जाता है, जिसकी वजह से वो फॉरेस्ट रूपी एक प्रिजन में फंस जाता है। दाएं बाएं आगे पीछे सब जगह जाकर वापस उसी जगह पहुंच जाता है जहां से शुरू हुआ और थक करके लेट जाता है। तभी उसे कुछ दूरी पर एक ढलाई खाने की, यानी कि जहां पर लोहे को पीटा जा रहा हो, ऐसी जगह से जब उसे आवाज़ आती है तो वहां से उठकर उस डायरेक्शन में जाता है और जाने के बाद वहां पर जो ब्लैक स्मिथ होता है, जो वहां पर कोयले का काम करने वाला मजदूर होते हैं, उसमें से एक जो है उसकी परमिशन लेकर के वहीं पर भट्टी के पास में बैठ जाता है। ये हमारे फर्स्ट पार्ट की स्टोरी है जो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस की थी हमारे लास्ट लेक्चर में। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो उसका अगला पार्ट होने वाला है। देखते हैं आगे के जो चैप्टर है उसके अंदर हमारे लिए किस तरह के सरप्राइजेस छुपे हुए हैं। लेट्स फाइंड आउट। इन दोज डेज द रामसजो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। तो उन दिनों में रामसजो आयरन मिल जो है वो एक बहुत ही प्रसिद्ध आयरन मास्टर यानी लोहार के द्वारा उसका ओनरशिप थी, उसका प्रतिनिधित्व था, या आप ये कह सकते हैं कि उसका मालिक था। ओनर का सीधा सीधा मतलब क्या निकाल लीजिए यहाँ पे कि ओनर है, उसका ओन करता है यानी कि ओनर है, मालिक है। तो उसका मालिक जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध लोहार था। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन, जिसका सबसे बड़ी जो महत्वाकांक्षा थी, सबसे बड़ी जो इच्छा थी वो ये थी कि वो बाहर भेजना चाहता था, मार्केट में भेजना चाहता था अच्छा लोहा, यानी कि अच्छी गुणवत्ता वाला या अच्छी क्वालिटी वाला लोहा वो बेच करके अपना नाम कमाना चाहता था और आगे अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता था। ही वॉच्ड बोथ, वो दोनों ही समय निगरानी रखता था, बोथ यानी दोनों समय, नाइट एंड डे, दिन में भी और रात में भी, टू सी, ये पता लगाने के लिए या ध्यान रखने के लिए, दैट द वर्क वॉज डन, कि काम उस तरीके से हो एज वेल एज पॉसिबल, जितना अधिक से अधिक अच्छा हो सके, यानी अच्छे से अच्छे तरीके से काम होता हुआ वो वहां पर देखना चाहता था। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और इसी समय पर, ही केम इनटू द फॉर्ज, वो उस ढलाई खाली के अंदर आया, ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स, यानी कि रात्रि के समय में जब वो दौरा करने आता था, उसी रात्रिकालीन दौरे पर वह फिर से वहां पर आया, ऑफ इंस्पेक्शन, निरीक्षण करने के लिए, यानी कि निरीक्षण करने के लिए वो रात के समय पर दौरे पर आता था, उसी दौरे के लिए वो उस समय आया। दौरा भाई वो चक्कर वाला दौरा मत समझ लेना, दौरा मतलब राउंड, है ना, कि राउंड काटने के लिए आया कि चलो वापस चल के एक बार जो हमारा कारखाना है उसके अंदर देख लेता हूं कि सारी चीजें ठीक चल रही है या नहीं चल रही, ढलाई खाने में सब लोग काम कर रहे हैं कि सो रहे हैं। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वॉज द टॉल रेगमफिन, यानी कि स्वाभाविक तौर पर, नेचुरली, द फर्स्ट थिंग ही सॉ, सबसे पहली चीज जो उसने देखी, वॉज द टॉल, एक लंबा सा, रेगमफिन यानी कि गंदा फटेहाल व्यक्ति, वही
जो हमारे ऑथर हैं उन्हीं के लिए कहा जा रहा है, वह व्यक्ति वहां पर लेटा हुआ था। हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज द फर्नेस, यानी कि जो बहुत ही आसानी से आगे बढ़ करके, यानी कि मेन गेट से अंदर आकर के आराम से उस भट्टी के पास में लेटा हुआ था। हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस, यानी उस भट्टी के अत्यधिक करीब जाकर के लेटा हुआ था। दैट स्टीम रोज, और उसमें से भाप निकल रही थी। भाप निकल रही थी, स्टीम रोज, स्टीम का मतलब भाप निकलना। अब भाप कैसे निकल सकती है उसमें से, सोचने वाली बात है, आगे देखते हैं। स्टीम रोज यानी उसमें से भाप निकल रही थी फ्रॉम हिज वेट रैग्स, उसके गीले कपड़ों से। अब अगर गीले कपड़े पहन करके भट्टी के पास में लेटा हुआ है तो उस भट्टी की ताप से क्या होगा, उसमें से भाप निकलेगी, भाप निकलना शुरू हो गई। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ्स, यानी कि वहां जितना भी कोयले का काम करने वाले लोग थे उन्होंने जिस तरह का व्यवहार किया था उस वेगाबॉन्ड के साथ, उस घुमक्कड़ व्यक्ति के साथ, आयरन मास्टर ने उसे फॉलो नहीं किया। अब पहले यह सोचना जरूरी है कि उन्होंने क्या किया था। वो आया, उसने बस परमिशन ली मैं बैठ जाऊं, और उसने हाँ ठीक है, हाँ ना कुछ नहीं कहा, ठीक है भाई बैठ जा, ऐसे इशारा कर दिया कि ठीक है बैठ जा। यानी कि उसने किसी भी तरीके से ना उसे एंटरटेन किया, ना उसकी तरफ देखा, ना उसको जानने पहचानने की, समझने की कोशिश कुछ भी नहीं की ब्लैक स्मिथ ने। लेकिन आयरन मास्टर जो है ना वो ऐसा नहीं करने वाला। वो क्या कह रहा है, आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो, यानी कि जो उन्होंने किया था उसी चीज को आयरन मास्टर ने फॉलो नहीं किया। हु हैड हार्डली, जिसने मुश्किल से ही, डिग्नाइट टू लुक एट द स्ट्रेंजर, यानी कि जिसने मुश्किल से ही उस स्ट्रेंजर की ओर, उस अजनबी की ओर देखने का प्रयास किया हो। यानी कि ब्लैक स्मिथ ने तो उसकी तरफ देखने की जहमत भी नहीं उठाई, लेकिन यहां पर आयरन मास्टर ने उसको फॉलो नहीं किया। ही वॉक्ड क्लोज अप, यानी वो चलकर उसके बहुत नजदीक गया, टू हिम, उस घुमक्कड़ व्यक्ति के यहां, लुक्ड हिम ओवर, और उसे बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी पूर्वक उसे देखने लगा, वेरी केयरफुली। देन टोर ऑफ हिज स्louch hat टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। उसके बाद में उसने क्या किया, टोर ऑफ, टोर ऑफ का मतलब झटके से हटाया, झटके से हटा करके उसका जो ढीला सा टोप जो था, है ना, जो उसने हैट लगा रखी थी और चेहरे पे ढकी हुई थी, उसे हटाया, टू गेट अ बेटर व्यू, ताकि और अच्छी तरीके से देख पाए उसके चेहरे को। यानी कि जो ब्लैक स्मिथ था उसने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं, आगे हाँ ठीक है बैठ जा, कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहां पर जो हमारा आयरन स्मिथ जो है ये ऐसा नहीं है, ये उसके पास गया, उसकी टोपी हटा करके उसको सही तरीके से देखने का प्रयास कर रहा है। बट ऑफ कोर्स इट इज यू, बट निसंदेह ये तुम ही हो। नील्स ओलोफ के रूप में उसे पहचानता है। ही सेड, उसने कहा, हाउ यू डू लुक, तुम कैसे दिखाई दे रहे हो, यानी कि अब तुम कैसे दिखने लग गए। अब यहां पर अचानक से ये स्टेटमेंट आते ही सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आगे इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा आपको। और आपको अगर कंफ्यूज नहीं होना है तो मैं यही इस चीज का एक्सप्लेनेशन दे देता हूं कि ये जो व्यक्ति है, ये जो आयरन स्मिथ है, यहां पर जो लोहार है, ये पहले आर्मी में काम करता था, और आर्मी में इसका एक साथी हुआ करता था जिसका नाम था नाइल्स ओलोफ, यानी कि इस नाम का एक व्यक्ति उनके साथ आर्मी में काम करता था। और अब ये जो वेगाबॉन्ड है जो यहां पर आकर के लेटा हुआ है, अपनी जान बचाने के लिए केवल भट्टी के पास लेटना चाहता है, ये आकर के उसे किस रूप में पहचानता है कि अरे 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 ये तो वही पुराना साथी मेरा जो रेजिमेंट में मेरे साथ था, सेना में, तो उस रूप में उसे पहचानता है। और इसलिए इस तरीके का वाक्य यहां पर जो हमारा स्मिथ है वो कहता है, बट ऑफ कोर्स, अरे निसंदेह ये तो तुम ही हो। नील्स ओलोफ, ही सेड, उसने कहा, हाउ डू यू लुक, देखो तुम अब कैसे दिखने लग गए हो, यानी कि आर्मी के दिनों में तुम कैसे दिखते थे और अब तुम कैसे दिखने लग गए हो। द मैन विद द रेड ट्रैप हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रामसजो, यानी कि रामसजो पर जो आयरन मास्टर था वह व्यक्ति जो रेड ट्रैप्स के साथ था, हम बार बार उसके लिए एक वर्ड का यूज कर रहे हैं वेगाबाउंड, ताकि याद हो जाए, आंसर में लिखने में काम आ जाए। तो वह व्यक्ति जो रेड ट्रैप्स के साथ जो था, वेगाबॉन्ड जो था, उसने कभी भी उस आदमी को पहले नहीं देखा था, यानी कि जो आयरन मास्टर जो वहां पे था उसे पहले उसने कभी भी अपने जीवन में नहीं देखा था, उससे कभी नहीं मिला था। एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वॉज, और वो ये भी नहीं जानता था कि इस व्यक्ति का, यानी कि जो आयरन मास्टर है, इसका नाम क्या है।
But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. लेकिन उसे लगा कि यार ठीक है ना, कोई जाने पहचाने वाला समझ रहा है तो समझने दो, अपने को क्या दिक्कत है। कोई व्यक्ति आया, आयरन मास्टर आया, आयरन मास्टर ने आके उसको देखा, बोले अरे नील्स मेरे भाई क्या हालचाल, देख यार तेरी क्या हालत हो गई है। अब जिसकी हालत हुई हुई है वो मन में सोच रहा है, बोले यार इसको मैं जीवन में पहली बार देख रहा हूँ, इसको मैं नहीं जानता, मैंने जीवन में इसको पहले कभी नहीं देखा। लेकिन फिर मन में सोचता है, क्या सोचता है कि उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर ये भला व्यक्ति अगर ये सोचता है कि मैं उसका कोई पुराना साथी हूँ तो इसमें बुराई क्या है। ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनर, तो हो सकता है 2-5 पैसा दे के ही चला जाए, तो अपने क्या दिक्कत है भाई, तेरे को लगता है जाना पहचाना वाला हूँ मैं, तेरा कोई पुराना दोस्त हूँ, तो ला थोड़ा पैसा दे और निकल। तो ऐसा मन में उसके विचार आया कि कोई बात नहीं, अगर ये भला व्यक्ति, ये जेंटलमैन ऐसा सोचता है कि मैं उसका कोई पुराना परिचित हूँ, साथी हूँ, ही माइट परहैप्स, तो शायद हो सकता है कि ये थ्रो मुझे दे दे, फेंक दे मेरी तरफ, अ कपल ऑफ क्रोनर, 1-2 रुपए, 1-2 क्रोनर मुझे दे जाए। देयरफॉर, इसी वजह से, ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, इसीलिए वह उसका भ्रम दूर नहीं करना चाहता था, वह उसे बताना नहीं चाहता था कि भाई तुम मुझे जो सोच रहे हो, तुम मुझे जो समझ रहे हो, मैं वो व्यक्ति नहीं हूं, तुम मुझे कोई गलत व्यक्ति, तुम मुझे कोई दूसरा व्यक्ति समझ रहे हो, मैं तो कोई और हूं, जो तुम सोच रहे हो वो मैं नहीं हूं। क्योंकि उसके मन में एक आध क्रोनर का लालच आ गया था, फिर से शायद कहीं ये रेड ट्रैप में ना फंस जाए, एक में तो फंसा हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वह उसका भ्रम दूर नहीं करता है। यस, हाँ, अब पलट के जवाब दे रहा है। गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ मी, ही सेड। और अब ये जो रेड ट्रैप वाला व्यक्ति है, जो वेगाबॉन्ड है, ये कहता है कि हाँ, भगवान जानता है कि कुछ चीजें मेरे साथ खराब हो गई, या कुछ चीजें सही दिशा में मेरे साथ नहीं गई, या मेरी जीवन की जो दशा और दिशा है वो दोनों ही गलत दिशा में और चले गए, ऐसा उसने कहा। उसने किसने? जो रेड ट्रैप वाला वेगाबॉन्ड है। यू शुड नॉट हैव रिजाइन्ड फ्रॉम द रेजिमेंट, तुम्हें रिजाइन नहीं करना चाहिए था, तुम्हें नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी रेजिमेंट की। रेजिमेंट का मतलब जो आपका पूरा ग्रुप होता है ना, सैनिकों का जो एक ग्रुप होता है, उसे रेजिमेंट कहा जाता है। तो तुम्हें रेजिमेंट की नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी, तुम्हें वहां से त्यागपत्र नहीं देना चाहिए था। सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा, दैट वॉज द मिस्टेक, इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपेंड। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी। आगे कहता है कि दैट वॉज द मिस्टेक, वो एक गलती थी। इफ ओनली आई हैड स्टिल बिन इन द सर्विस, अगर मैं अभी भी सर्विस में होता, एट द टाइम, उस समय पर, इट नेवर वुड हैव हैपेंड, तो ऐसा नहीं हुआ होता। वेल खैर, नाउ ऑफ कोर्स, अब निसंदेह, यू विल कम होम विथ मी, अब तुम मेरे साथ घर चलोगे। स्वाभाविक सी बात है यार, अगर आप कहीं जाते हो, किसी को बुरी तरीके से या गलत तरीके से पहचानते हो कि भाई वो आपका कोई पुराना दोस्त है, वो नहीं है, और वो भी ये कहता है कि जब आप उसे उस रूप में पहचानते हो और वो कहता है कि हाँ यार जीवन में कुछ ऐसी करवटें बदल ली कि ठीक है हालत खराब हो गई, तो अब तो और ज़्यादा उसको विश्वास हो गया कि ये तो मेरा पुराना साथी है। तो आप अगर उसकी जगह होते तो क्या करते? आप भी उसे घर ही लेके आते कि भाई घर चल, नहा धो, कपड़े वपड़े बदल, खाना वाना खा, क्या जिंदगी जी रहा है तो इस तरीके से। तो इसने भी ऐसा ही कहा कि अब निसंदेह क्या होगा, तुम मेरे साथ मेरे घर चल रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ इस तरह से नहीं छोड़ने वाला। टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस, अब बात ये आ गई कि सीधा मैनर के घर पे चले जाना, यानी कि जो वहाँ का मालिक है, सामंत है, उसकी कोठी पे चले जाना, वो खतरा है भैया, देख लो। एंड बी रिसीव्ड बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, और स्वागत किए जाना या प्राप्त किए जाना एक ऑनर के द्वारा, एक पुराने रेजिमेंटल यानी रेजिमेंट में जो साथी रहा हो, उस कॉमरेड यानी साथी या मित्र के तौर पर। दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, यानी कि ये जो विचार है, इस विचार ने कोई भी खुशी नहीं दी उस वेगाबॉन्ड को, यानी कि वो जो घुमक्कड़ व्यक्ति था उसे ये सोच करके कोई खुशी नहीं हुई। उसने मन में आया, बोले भैया यहाँ पर मैंने कह दिया एक आध क्रोनर मिल जाए तो ठीक, लेकिन ये तो कह रहा है घर चलो। अब घर जाऊंगा
नहाऊंगा, धोऊंगा, साफ सुथरा होऊंगा, इसके सामने आऊंगा, या अभी तो यहाँ पर रोशनी कम है, वहां जब एक प्रॉपर रोशनी होगी वहां इसके सामने आऊंगा और उसको लगेगा ओ ओ ओ ये तो वो नहीं है जिस जो हमने सोचा था। तो ऐसा विचार करके उसको लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है। नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, नहीं मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलने के। ही सेड, उसने कहा, लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, बहुत चौकन्ना, डरा हुआ, भयभीत होकर के, है ना, यानी कि बहुत ही सावधानी से उसने बोला कि भैया मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं चलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनोर, क्योंकि अभी वो किस बारे में सोच रहा था, 30 क्रोनोर के बारे में। 30 क्रोनोर पता है ना, क्राफ्टर के घर से चुराए थे। तो अगर ये वहां जाता है और पकड़ में आ जाता है तो ये भाई साहब जो हैं अभी अभी तो दोस्त 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 कर रहे थे, ये उठा करके सीधा पुलिस के हवाले ही कर देंगे, बोले यही है चोर, ले जाओ उसको उठा करके, ये 30 क्रोनोर चुराने वाला क्राफ्टर के। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक throwing himself voluntarily into the lion's den, यानी कि यहां से उठ करके मैनर के घर जाना कुछ ऐसा होगा जैसे मैं खुद जानबूझकर अपने आप को शेर की मांद में फेंक रहा हूं, यानी कि जहां पर पता है कि अंदर शेर है और मैं खुद जाकर के अंदर कूद रहा हूं जानबूझ करके उस शेर के सामने उसका शिकार बनने के लिए। ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप हेयर, वो बस इतना मौका चाहता था कि वो आज रात यहां सो सके, इन द फॉर्ज, उस ढलाई खाने में, एंड देन स्नीक अवे, और फिर चुपचाप से निकल जाए। ठीक है ना, खिसक जाना, खिसक जाने का मतलब वैसा वाला खिसक जाना नहीं, मतलब सुमड़ी में निकल जाना, यानी कि किसी को पता चले उससे पहले पहले वो चला जाए, इनकॉन्स्पिरेसियसली, चुपचाप, बिना किसी को पता लगे, चोरी छुपे, एज पॉसिबल, जितना ज्यादा संभव हो, यानी कि बिना किसी की नजर में आए, बिना किसी को सामने देखे, आज रात को शांति से यहां रुक जाए, सो जाए और अगले दिन चुपचाप चला जाए। द आयरन मास्टर अज्यूम्ड, आयरन मास्टर जो है उसने ऐसा अज्यूम किया, उसने ऐसा समझा दैट ही फेल्ट एम्बेरेस्ड, कि ये अपनी दशा को देख करके कि मैं ऐसा दिख रहा हूं, अब ऐसा इसके घर जाऊंगा क्या, तो उसको ऐसा लगा कि ही फेल्ट एम्बेरेस्ड, ये बहुत ही असहज महसूस कर रहा है, विचलित महसूस कर रहा है, बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग, जो इसने खराब या बेकार तरह के जो कपड़े पहन रखे हैं, जिन्हें हम रैग्स कह रहे हैं, फटे पुराने कपड़े जो पहन रखे हैं, उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा एम्बेरेंस्ड यानी असहज महसूस कर रहा है मेरे घर चलने में। अब ये तो मना कर रहा था किसी और कारण से कि 30 क्रोनोर का पता नहीं चल जाए भाई, और जो यहाँ पर हमारे आयरन मास्टर हैं वो क्या समझ रहे हैं कि ये मना क्यों कर रहा है, क्योंकि इसकी कंडीशन सही नहीं है ना, इसने कपड़े वगैरह अच्छे नहीं पहन रखे, तो इसे अच्छा नहीं लग रहा कि मेरे घर चलेगा। तो दोनों दिमाग में ही सोच रहे हैं, एक दूसरे को बोल कोई कुछ नहीं रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, प्लीज ऐसा मत सोचो। अब आयरन मास्टर फिर उसको कन्विंस कर रहा है कि प्लीज ऐसा मत सोचो कि मेरा एक बहुत ही अच्छा घर है, और इतना अच्छा है कि तुम वहां पर इस परिस्थिति में, इस कंडीशन में वहां जा नहीं सकते। यू कैन नॉट शो योर सेल्फ, यानी तुम अपने आप को वहां दिखा नहीं सकते या प्रस्तुत नहीं कर सकते, ऐसा मत सोचो। ही सेड, और फिर वो आगे जोड़ते हुए कहता है, एलिजाबेथ इज डेथ, एलिजाबेथ इसकी वाइफ थी जिसकी मृत्यु हो चुकी है, किसकी, आयरन मास्टर की, ठीक है, आयरन मास्टर की वाइफ थी। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि तुमने पहले ही सुना होगा, माई बॉयज आर एब्रॉड, मेरे बच्चे जो हैं, लड़के जो हैं वो विदेश में रहते हैं, एंड देयर इज नो वन एट होम, और घर पे कोई नहीं है, एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, मेरी सबसे बड़ी पुत्री घर पे है, उसके अलावा घर पे और कोई भी नहीं है, एंड माई सेल्फ, और मैं खुद, यानी कि मेरे घर में, ये कह रहा है मेरी पत्नी की डेथ हो चुकी है, लड़के जो हैं वो विदेश में रहते हैं, अब तुम में शर्माने की या घबराने की कोई जरूरत नहीं है, घर पे केवल 2 ही लोग हैं, एक तो मैं हूं और एक मेरी सबसे बड़ी बेटी है, उसके अलावा और घर पे कोई नहीं है, तो तुम बिना किसी चिंता के, बिना किसी परेशानी के मेरे साथ घर चल सकते हो। यानी कि यहाँ पे एक और स्टेटमेंट वो देता है उसे कन्विंस करने के लिए। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, तो वी वर जस्ट सेइंग, हम बस अभी कुछ समय पहले बात ही कर रहे थे, मैं और मेरी बेटी, दैट इट वॉज टू बैड, कि कितना बुरा है, वी डोंट हैव एनी कंपनी, हमारे लिए कोई साथ ही नहीं है क्रिसमस पे, यानी कि ये जो क्रिसमस आने वाला है 2 दिन बाद, कल जो क्रिसमस है उस पे हमारे साथ हमारे घर पर आके
हमारे साथ हमारी खुशी या हमारा त्योहार मनाने वाला कोई भी नहीं है। कितनी बुरी बात है। मैं और मेरी बेटी ये बात कर ही रहे थे कि कोई नहीं, अपने यहाँ तो कोई गेस्ट भी नहीं आया, अपन किसके साथ क्रिसमस मनाएंगे। तो ऐसा वो कह करके और थोड़ा सा एक इमोशनल टच उसको देने की कोशिश करता है कि देखो भाई, अगर तुम हमारे साथ हमारे घर चलोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमें तुम्हारा साथ मिलेगा, हम तुम्हारे साथ अच्छे से क्रिसमस मना पाएंगे, तो हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है अगर तुम हमारे साथ घर चलते हो तो। ऐसा कहकर वो उसे कन्विंस करने की और कोशिश कर रहा है। नाउ कम अलॉन्ग विथ मी, चलो अब मेरे साथ चलो, एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर, और हमारी मदद करो कि क्रिसमस का जो खाना बना हुआ है वो थोड़ा तेजी से गायब हो सके, यानी कि फटाफट खा पी करके अपन सब सारा खाना जल्दी से खत्म कर दें। लिटिल फास्टर है ना, तो लिटिल फास्टर का मतलब है जल्दी उस खाने को खत्म करने में हमारी मदद करो। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो, लेकिन जो अजनबी था, यानी कि जो वेगाबॉन्ड था, वह घुमक्कड़ व्यक्ति जो था, उसने कहा नहीं और फिर से नहीं, यानी कि हर बार वो कह रहा है नहीं, क्योंकि उसको पता है वहां गया नहीं और फंसा नहीं, तो इसलिए वो कह रहा है तेरे सारे के सारे भुलावे अच्छी बात है, सब बढ़िया चीज है, तो कितना भी कन्विंस कर ले मैं नहीं चलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं एक रेड ट्रैप में फंसा हुआ हूं जो 30 क्रोनोर की बैट खाने के चक्कर में मुझे मिला था। एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन, यानी कि आयरन मास्टर को ऐसा लगा कि अब उसे हार मान लेनी चाहिए, अब उसे उसके साथ और ज्यादा जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर वो नहीं आना चाहता साथ में तो अब इसे थोड़ा सहज छोड़ देना चाहिए कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं आना मत आओ। तो वहां पर वो हार मान लेता है। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेहल, अब जिसे अभी तक वो नील्स नाम से पहचान रहा था, उसका एक्चुअल नेम क्या है, उसका वास्तविक नाम क्या है, कैप्टन वॉन स्टेहल। यानी कि ऐसा लगता है कि कैप्टन वॉन स्टेहल जो है प्रिफर टू स्टे विथ यू, आज तुम्हारे साथ ही रहना चाहेंगे। टुनाइट, आज रात को, यहां पर भट्टी के पास में इस फौज के अंदर। स्टर्न स्टॉर्म से ये बात कहता है, यानी कि वहां पर जो ब्लैक स्मिथ बैठा है उस ब्लैक स्मिथ को वो ये बात कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कैप्टन वॉन स्टेहल जो है वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं आज रात को। ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, सबसे जो सीनियर ब्लैक स्मिथ था उससे उसने ये बात कही। एंड टर्न ऑन हिज हील, और अपने पैरों पर ही घूम गया और घूम करके पीठ दिखा करके जाना शुरू कर दिया। बट ही लाव टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, लेकिन वो अपने मन ही मन खुद पे हंसता जा रहा था जब वो वहां से जा रहा था। एंड द ब्लैक स्मिथ, और जो ब्लैक स्मिथ था, हु न्यू हिम, जो कि उसे जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, और वो ये समझ गया था कि ये एक्चुअल में जो कहना चाह रहा है वो ये कह के नहीं गया है। यानी कि वो यहाँ पे केवल इतना कहा कि उसने कि कैप्टन वॉन स्टेहल जो है ना भैया, स्टर्न स्टॉर्म आज तुम्हारे साथ ही रुकने वाले हैं, ये आज रात को यहीं रिलैक्स करेंगे तुम्हारे साथ, ठीक है चलो मैं चलता हूँ, बोल करके चला गया। अब वो जानता था अपने मालिक को कि ये ऐसी हरकत करके गया है ना, और ये खुद हंसते हुए जा रहा है ना, इसका मतलब ये कहना कुछ चाहता था लेकिन कह के नहीं गया, यानी उसने अपने लास्ट वर्ड्स कहे नहीं है, अपनी पूरी बात कहे बिना ही वो वहां से हंसते हुए चला गया। तो वो भी समझ गया कुछ ना कुछ आगे कांड होने वाला है। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरियज, आधे घंटे का समय भी नहीं हुआ और उन्हें बाहर, अपने फौज के बाहर, अपनी भट्टी के भट्टी खाना जो था, जो वहां का ढलाई खाना था, उससे बाहर उन्हें क्या हुआ, एक कैरियज की, एक बग्घी की आवाज आई। घोड़ा बग्घी जो होती है ना, पीछे की तरफ बग्घी लगी हुई होती है और आगे घोड़ा बंधा हुआ होता है, जिसे हम रथ भी कह सकते हैं एक तरीके से, लेकिन रथ नहीं, रथ तो अजीब हो जाता है थोड़ा राजा महाराजाओं के टाइम के हिसाब से, बग्घी कह लो, है ना, बग्घी थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल है। ये देखो यहाँ पे इस तरह की, यहाँ पे इमेज में दिखाई भी गई है। तो इस तरीके की बग्घी जो है वो फौज के बाहर आकर के, उस ढलाई खाने के बाहर आकर रुकती है। एंड अ न्यू गेस्ट कम इन, और एक नया अतिथि मेहमान जो है वो अंदर आता है। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन ये आयरन मास्टर नहीं था। वो तो हमें वैसे ही पता है ना, बता दिया ना नया मेहमान है, तो आयरन मास्टर तो पुराना हो गया, अभी आके गया ना। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने क्या करा, घर चला गया, घर जाकर के अपनी बेटी को भेजा कि तू जा और वहां पे ऐसे ऐसे एक हमारे वॉन स्टेहल जो हैं, जो मेरे साथ पहले काम करते थे, वो आए हुए हैं, ऐसे रुक रहे हैं और मान नहीं रहे घर आने के लिए, तो तू जा उनको मना के ला, है ना। तो इसे कहते हैं लेडी कार्ड, कि जहाँ पर पुरुषों की बात ना माने तो घर पे मम्मी से कहलवाना, बहन से कहलवाना,
वाइफ से कहलवाना, डॉटर से कहलवाना कि जा बात कर, हमसे तो मान नहीं रहे, हमारी तो सुन नहीं रहे। तो एक जो थोड़ा सा लेडी टच होता है उसको देने की कोशिश की जा रही है कि बेटी को भेजा के तुम जाकर के उन्हें बुला कर लाओ, अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ। और वह ये उम्मीद कर रहा था कि उसमें बेहतर ताकत है। परसुएशन का मतलब होता है किसी को मनाना या राजी करना कोई काम करने के लिए। तो जब परसुएशन करना होता है, जब किसी को राजी करना होता है, मनाना होता है, तो उसको क्या लगा कि भाई इसके पास बेटर पावर्स हैं, थोड़ी बेहतर शक्तियां हैं मुझसे, देन ही हिमसेल्फ, यानी मुझसे खुद से अधिक अगर किसी में शक्ति है, अगर किसी में ताकत है किसी को परसुएट करने की, किसी को राजी करने की, मनाने की, तो वो मेरी बेटी में है। ऐसा सोचकर वह उसे वहां पर भेजता है। शी एंटर्ड, और वो उस फौज के अंदर, वह उस ढलाई खाने के अंदर प्रवेश करती है। फॉलोड बाय अ वेलेट, और उसके पीछे पीछे उसके साथ साथ उसका एक नौकर आता है। कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, और उसके हाथों में एक बड़ा सा फर वाला है जो ऊपर से मुलायम होता है ना, बिल्कुल जिनके घर में डॉगीज वगैरह होंगे उन्होंने देखा होगा, हाथ फेरते हैं तो बिल्कुल सॉफ्ट आता है, तो वैसा ही फर वाला कोट उसके हाथ में था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, वो बिल्कुल भी प्यारी आकर्षक नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट, लेकिन बहुत ही शालीन दिखाई दे रही थी। एंड क्वाइट शाय, और काफी शर्मीली या संकोच भरी भी। इन द फॉर्ज, उस ढलाई खाने में, एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, सभी चीजें बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कि शाम के समय में थी। द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंचेस, यानी कि जो मास्टर ब्लैकस्मिथ है और उसके जितने भी अप्रेंटिस हैं, अप्रेंटिस का मतलब होता है प्रशिशु, प्रशिशु मतलब जो भी उससे शिक्षण लेने का काम कर रहे हैं, जो भी वो सीख रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर थोड़ा नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ ना, तो ऐसी जगहों पर क्या होता है, एक उस्ताद होता है और उस्ताद के चेले होते हैं। तो जो उस्ताद है वो कौन है, कहाँ गया, मास्टर ब्लैकस्मिथ है। और ये अप्रेंटिस कौन है, ये सारे के सारे उसके चेले चपाटे हैं जो उसके कहने पे सारा काम करते हैं। स्टिल सेट ऑन देयर बेंचेस, वो अभी भी अपने अपने बेंच पर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्रोल्ड इन द फर्नेस, और आयरन और चारकोल की अभी भी आवाज, यानी कि लोहे की और कोयले की अभी भी आवाज आ रही थी। ग्लोड, वो अभी भी चमक रहा था। इन द फर्नेस, उस भट्टी में, यानी कि भट्टी के अंदर तेजी से जलता हुआ कोयला भी दिखाई दे रहा था, और बिल्कुल सुर्ख लाल रंग का जो है वो पिघला हुआ जो लोहा है वो भी वहां पर दिखाई दे रहा था। तो कोयला और लोहा दोनों का जो ग्लो है वहां पर दिखाई दे रहा था। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर एंड ले विथ अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड। तो वह जो अजनबी व्यक्ति था वो पसर के, फैल के सोया हुआ था वहां आराम से। स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ यानी खुद को लंबा लेटा लिया था। ऑन द फ्लोर, उस जमीन पर। एंड ले, और लेटा हुआ था। विथ अ पीस ऑफ, एक टुकड़ा। पिग आयरन यानी कि जो कच्चा लोहा था उसका एक टुकड़ा लेकर के उसने क्या कर रखा था, अंडर हिज हेड, अपने सर के नीचे रख के तकिया बना करके आराम से लेटा हुआ था। एंड हिज हेड पुल डाउन ओवर हिज आईज, और उसने अपनी हेड को ऐसे लेकर के, देखा होगा आपने पुरानी मूवीज के अंदर दिखाते हैं जहां पे घोड़े पे व्यक्ति लेटा हुआ है और ऐसे करके हल्का सा अपनी आंखों पर, नाक तक जो है वो अपने हेड को लगा लेता है। तो वैसे ही वो आंखें ढक करके और नीचे एक कच्चा लोहे का जो टुकड़ा है उसे सराहने के तौर पर लगाकर वहां लेटा हुआ था, और अपनी आंखों तक उसने हेड लगा रखी थी। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइड ऑफ हिम, जैसे ही उस लड़की की उसके पर नजर पड़ी, एज सुन एज, जैसे ही, द यंग गर्ल, उस छोटी लड़की ने, कॉट साइड का मतलब नजर पड़ना, ऑफ हिम, उस पर। शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड, वो उसके पास गई और उसकी हेड उठा दी। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू, और अब वो जो आदमी है वो साफ तौर पर इसका आदी हो गया था। बोले हाँ ठीक है यार, पहले सोया तो इसका बाप आ गया, अब सोया तो ये आ गई, तो कोई ना कोई आकर के हेड उठा ही रहा है। तो उसको अब इस बार वो चौंका नहीं, वो यूज टू हो गया था, आदी हो गया था। स्लीपिंग विथ वन आई ओपन, एक आंख खोल करके सोने में। ही जम्प्ड अप अब्रप्टली, यानी अचानक से उठ करके वो डर के खड़ा हो गया। एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और कुछ डरा हुआ, भयभीत सा दिखाई दिया।
क्योंकि ऐसी जगह पर और ऐसी किसी लड़की का होना उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसने ऐसा अनुमान नहीं लगाया था कि ऐसा कोई यहाँ पे आ जाएगा। तो पहले तो क्या है कि उसे एक आंख खोलकर सोने की आदत होती थी, तो एक आंख जैसे ही खुली थी उसने देखा किसी ने टोपी हटाई, उसने आंख खोल करके देखा सामने लड़की खड़ी है और एकदम से डर के मारे उठ गया और बहुत ज़्यादा घबरा गया, भयाक्रांत हो गया, भयभीत भी और आक्रांत भी। माई नेम इज एडला विलमेंसन, मेरा नाम जो है वो है एडला विलमेंसन, सेड द यंग गर्ल, उस यंग गर्ल ने कहा। माई फादर केम होम, मेरे पिता घर आए अभी थोड़ी देर पहले, एंड सेड दैट, और उन्होंने कहा यू वॉन्टेड टू स्लीप हेयर, सॉरी, और उन्होंने कहा यू वॉन्टेड टू स्लीप हियर, कि आप यहां पर सोना चाहते हैं, इन द फॉर्ज टू नाइट, इसी ढलाई खाने में आज रात, एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और उसके बाद में मुझे ये कहा गया, एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम, उसके बाद परमिशन लेकर के मैं यहाँ आई हूँ, ब्रिंग यू होम टू अस, हमारे पास हमारे घर ले जाने के लिए। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ कैप्टन, अब कैप्टन वॉन एसल वही समझ रही है, दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ कि आप अपने जीवन में इतने मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, इसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन मैं यहाँ पर आई हूँ आपको अपने साथ घर ले जाने के लिए। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, उसने सहानुभूति तरीके से यानी प्रेम प्रकट करते हुए, सहानुभूति दया प्रकट करते हुए उससे बात किया, उसकी तरफ देखा। विथ हर हैवी आईज, अपनी बड़ी या गंभीर आंखों से। एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वॉज अफ्रेड, उसके बाद उसने ध्यान दिया कि वह आदमी डरा हुआ था, यानी अब वह और ज्यादा भयभीत हो रहा था। आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या तो इसने कुछ चुराया है या फिर ये जेल से भागा हुआ है। शी थॉट, उसने ऐसा मन में विचार किया। एंड एडेड क्विकली, और उसने तुरंत अपनी बात के साथ आगे जोड़ा, यू मे बी श्योर, आपको आश्वस्त होना चाहिए कैप्टन, दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, कि आप उतनी ही स्वतंत्रता से आप जा पाएंगे जितनी स्वतंत्रता से आप हमारे साथ आ रहे हैं। यहां पे क्या हुआ कि जैसे ही उसने कन्विंस करने की कोशिश की कि भाई तुम चलो हमारे साथ, हमारे घर चलो, हमारे घर चल करके हमारे साथ रहो, लेकिन उसके बाद उसको ऐसा लगा कि यार ये इतना डर क्यों रहा है, या तो इसने कुछ चुराया है या जेल से भागा है। अगर चुराया है तो भी हमारे साथ घर नहीं चलेगा, और जेल से भागा है तो भी हमारे साथ घर नहीं चलेगा, क्योंकि हम इसे पुलिस के हवाले कर देंगे, इसके मन में तो यही आ रहा है। तो तुरंत उसने क्या करा, क्या कह रही है यहाँ पे, एडेड क्विकली, उसने तुरंत अपनी बात के आगे बात जोड़ दी कि आप बिल्कुल आश्वस्त रहें कैप्टन, आपको पूरी तरीके से अनुमति दी जाएगी हमारा साथ छोड़ने के लिए, उतनी ही स्वतंत्रता से जिस स्वतंत्रता से आप यहाँ आए हैं, यानी कि जितनी स्वतंत्रता से आप आ रहे हो हमारे साथ, उतनी ही स्वतंत्रता से आपको जाने की अनुमति भी दी जाएगी। आपने अगर कुछ गलत किया भी है तो कोई आपको कहीं किसी के हवाले नहीं कर रहा। ओनली प्लीज स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस ईव, केवल इतना निवेदन है कि आप हमारे साथ क्रिसमस ईव पर, क्रिसमस की संध्या पर आप हमारे साथ रहिए, आप हमारे साथ समय बिताइए। शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर दैट द रेड ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, उसने ये सारी बात इतनी मित्रतापूर्ण तरीके से कही, इतना दोस्ताना तरीके से कही कि रेड ट्रैप पेडलर जो है, यानी कि जो रेड ट्रैप बेचने वाला, पैदल चलने वाला, फेरी लगाने वाला जो है, उसने जरूर बहुत ही कॉन्फिडेंस या विश्वास किया होगा इन हर, उस लड़की में, एडला में जरूर उन्होंने बहुत विश्वास किया होगा, तभी वो कन्विंस हुआ होगा उसके घर जाने के लिए। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर with me yourself, miss, he said, I will come at once. I would never have occurred to me that you would bother, मैंने कभी भी ऐसा नहीं चाहा था, या मैं कभी भी इस तरह का विचार नहीं कर सकता था कि आपको परेशानी होगी। You would bother, आप परेशान होंगे, with me yourself, आप स्वयं मेरे साथ यहाँ पर आने के लिए परेशान होंगे, या यहाँ आकर मुझे ले जाने के लिए परेशान होंगे। मिस,
सुश्री, मिस का मतलब तो मिस ही होता है ना, जो अनमैरिड होता है उसके लिए। ही सेड, उसने कहा, आई विल कम एट वंस, मैं तुरंत आपके साथ चलता हूं या मैं तुरंत आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने वो फर का जो कोट था जो वैले लेके पीछे खड़ा था वो उसने ले लिया। विच द वैले हैंडेड हिम, जो उस वैले ने उसे दिया था। विथ अ डीप बो, पूरा अच्छे से झुक करके, नमस्कार करके। थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, और उसे अपने जो रैग्स थे, जो फटे पुराने कपड़े थे, उसके ऊपर से ही ओढ़ लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी, और उस यंग लेडी के पीछे पीछे चलना शुरू किया। आउट टू द कैरियज, बाहर जो बग्गी थी वहां तक जाने के लिए। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज अ ग्लेंस, यानी कि बिना ग्रांट किए द एस्टोनिश ब्लैकस्मिथ, यानी कि जो चकित हो चुके थे जो ब्लैकस्मिथ वहां पे बैठे थे सारे, के भाई ये तो फटे पुराने कपड़ों में आया, यहाँ पड़ा हुआ था और अब जा रहा है घर आराम से क्रिसमस ईव मनाने के लिए। तो ब्लैकस्मिथ जो है, जितना कि उन्होंने एक निगाह में देखा, बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर्स हॉर्स, जब वो मैनर्स की जो बग्गी थी उस पर जब चढ़ रहा था, ही हैड एविल फॉरवर्डिंग्स, यानी कि उसके मन में जो है वो बुरी बुरी विचार आ रहे थे कि कुछ ना कुछ गलत ना हो जाए, कुछ ना कुछ बुरा ना हो जाए। यानी कि वहां पर उस लेडी में कॉन्फिडेंस दिखा करके चल के आ गया उसके पीछे पीछे, लेकिन जैसे ही बग्गी में चढ़ने लगा फिर से एक बार मन में ख्याल आया, भैया कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, समस्या ना हो जाए कि अभी जा तो रहे इसके कॉन्फिडेंस में, पता पड़े बाद में इसने ही फंसवा दिया लेकर के, बोले मेरा मूड ठीक नहीं था उस समय, तो मैं तुम्हारे को फंसवा देती हूँ, तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए। तो वापस कुछ बुरा या अनिष्ट होने की जो संभावना है भविष्य में, उसको लेकर के पुनः थोड़ा सा मन में सोचने लगा, चिंतित होने लगा। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, क्यों मैंने ऐसा किया, कि मतलब डेविल का मतलब यहाँ पे शैतान नहीं है, यहाँ पे मतलब खुद पे गुस्सा करने के लिए बोल रहा है कि ऐसा क्यों किया मैंने कि उस व्यक्ति के जो क्रॉफ्टर था उसके 30 करोड़ मैंने क्यों लिए। ही थॉट, उसने सोचा, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, और अब मैं यहाँ पर इस ट्रैप में, इस पिंजरे में फंसा हुआ हूं, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और मुझे लगता है अब मैं इससे बाहर कभी नहीं निकल पाऊंगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगले दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। एंड वेन द आयरन मास्टर केम इन द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, ही प्रोबेबली थॉट with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly, यानी कि जो आयरन मास्टर जो है वो डाइनिंग रूम के अंदर आया। डाइनिंग रूम जहां पर खाना वगैरह खाया जाता है, उसके लिए डाइनिंग टेबल लगी हुई होती है, उस रूम को जहां पर भोजन करने का काम किया जाता है उसे डाइनिंग रूम कहा जाता है। ब्रेकफास्ट के लिए आया। ही प्रोबेबली, शायद उसने सोचा होगा संतुष्टि के साथ, एक सेटिस्फेक्शन के साथ, कह रहे यार चलो ठीक है, मुझे मेरा दोस्त मिला, मैं उसे, वो घर भी आ गया, अब मुझे बहुत संतोष है, मन में बहुत सेटिस्फेक्शन है। ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, अपने पुराने रेजिमेंट के साथी के साथ होने के विषय में। whom he had run across so unexpectedly, जिससे वो बिना किसी अनुमान के, बिना किसी पूर्व विचार के अचानक से मिल गया था। यानी कि ऐसा कोई प्लानिंग थोड़ी थी उसकी कि मेरे को मेरा पुराना दोस्त कहीं मिलेगा, तो अनएक्सपेक्टेडली, अप्रत्याशित रूप से उसे उसका दोस्त मिल गया था और उससे वो बहुत ही संतुष्ट या बहुत ही संतोष महसूस कर रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स। सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि हम कैसे जल्द से जल्द इसकी जो हड्डियां हैं उस पर थोड़ा सा मांस चढ़ा दें। अब देखो, इसका मतलब कुछ गलत मत समझना, इसका कुल मिला के मामला ये है कि जब वो उसके पास पहुंचा है तो बिल्कुल पतला दुबला सूखड़ा सा हो रहा है। अपन ने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट के अंदर के उसके गाल बिल्कुल धसे हुए थे और बिल्कुल हड्डियां झांक रही थी, इस तरह का उसका अपीयरेंस है। तो वो चाहता है कि थोड़ा सा पहले इसको खिला पिला के मोटा तगड़ा किया जाए वापस, यानी इसकी हड्डियों पे थोड़ा मांस चढ़ाया जाए। हड्डियों पे मांस चढ़ाने का मतलब होता है मोटा तगड़ा करना, कोई वैसे चीरा लगा के मांस नहीं चढ़ाना है ना, गलत मत समझना। He said to his daughter, उसने अपनी बेटी से कहा, who was busy at the table, जो टेबल को व्यवस्थित करने में बहुत ज्यादा बिजी थी। And then we must see that he gets something else to do, उसके बाद हमें इसके लिए कोई काम ढूंढना होगा कि ये कुछ और कर सके। ये रेड ट्रैप बेचना तो कोई काम है नहीं, इसके लिए कोई ढंग का करने लायक काम देखना होगा।
टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स। इस काम के अलावा के ग्रामीण क्षेत्रों में इधर उधर जा जाकर पूरे देश भर में जो है वो क्या कर रहा है, रेड ट्रैप बेच रहा है। तो क्या कहा, एल्स टू डू देन, एल्स का मतलब इसके अतिरिक्त, यानी कि ये जो रेड ट्रैप बेचने का काम कर रहा है उसके अलावा हमें इसके लिए कोई दूसरा काम, कोई ढंग का काम, कोई अच्छा काम ढूंढना होगा। इट इज क्वीर, ये बहुत ही विचित्र है, दैट थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल, के हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए, चीजें इतनी ज्यादा बुरी हो गई, विथ हिम, इसके साथ, एज बैडली एज दैट, जितना बुरा ये हो सकता है उतना ही। सेड द डॉटर, बेटी ने कहा, लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। अब उसकी बेटी आगे कहती है कि पिछली रात जब मैं आपके इस पुराने रेजिमेंटल कॉमरेड से, साथी से जब मिली, आई डिड नॉट थिंक, ये देखना ये बहुत छोटे छोटे कीज अब आना शुरू हो गए जो हमें चैप्टर में आगे क्या होने वाला है वो बताएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या उसको थोड़ा सा शक हो रहा है उसकी बेटी को। अब वो क्या कह रही है कि मुझे ऐसी कोई भी चीज उसमें दिखाई नहीं दी या उसके बारे में मुझे कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ जिससे मैं ये समझ पाऊं या मैं ये मान पाऊं दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कि एक समय में ये कोई पढ़ा लिखा, कोई सभ्य या कोई सम्मानित व्यक्ति था। यानी कि ठीक है, चीजें बर्बाद हो गई, चीजें खराब हो गई, इसके लिए गलत डायरेक्शन में चीजें चल गई, इसकी लाइफ इतने बुरे मोड़ पे आ गई कि ये इतनी बुरी जीवन या जिंदगी जी रहा है, लेकिन फिर भी मुझे कल रात को जब मैं इसे अपने साथ लेके आई तो मुझे एक बार भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये व्यक्ति अपने जीवन में कभी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति रहा हो। देखो भाई, अगर मैं आज, अगर कोई व्यक्ति है, मान लो मैं ही हूं कि बहुत ज्यादा गरीबी में आया तो मैं भीख मांगने भी लग जाऊंगा, लेकिन आज जो मैं एजुकेटेड हूं, जो मेरा व्यवहार है, जिस तरीके से मुझे पता है किसी के साथ कैसे बात की जाती है, कैसे बात नहीं की जाती, क्या बोलने का तरीका होता है, कैसे थैंक यू बोलते हैं, कैसे उठते हैं बैठते हैं, मैं वो चीजें थोड़ी छोड़ दूंगा। एजुकेटेड तो तब भी मेरी कुछ एजुकेशन, तो जो बेसिक एजुकेशन है तब वो तो वहां यूज आएंगी ना, अगर मैं किसी से रेस्पेक्टफुली बात करके उनके घर जा रहा हूं तो यहां पर इसकी बेटी यही शक दिखा रही है कि यार उसे देख करके नहीं लगा कि वो कभी अपने जीवन में एक एजुकेटेड पर्सन रहा होगा। यू मस्ट हैव पेशेंस, तुम्हें धैर्य रखना होगा, अपनी बेटी से कहता है। माई लिटिल गर्ल, मेरी छोटी पुत्री, सेड द फादर, पिता ने कहा, एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, जैसे ही ये साफ सुथरा होगा और जैसे ही ढंग के कपड़े पहनेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तुम कुछ अलग देखोगे। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड, पिछली रात जो है वो स्वाभाविक तौर से बहुत ज्यादा असहज महसूस कर रहा था, एम्बेरेस्ड था, परेशान था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स, और ये जो ट्रैम्प यानी कि घुमक्कड़ वाले जो मैनर्स हैं, जो तरीका है, जो व्यवहार है, हाव भाव जो है, वो भी बिल्कुल अलग हो जाएगा, फॉल अवे, उससे दूर हो जाएगा, फ्रॉम हिम, उससे, विद द ट्रैम्प क्लोथ, जैसे ही इसके फटे पुराने कपड़े इससे दूर होंगे वैसे ही फटे पुराने हाल रहने वाले व्यक्ति के जो हाव भाव होते हैं या उसका जो व्यवहार होता है वह भी इससे दूर हो जाएगा। सिंपल लाइन में कहूं, कपड़े बदलेंगे तो आदमी भी बदल जाएगा, ठीक है। ढंग के कपड़े पहनेगा तो ढंग से व्यवहार करना भी शुरू कर देगा। अभी जब खुद का हुलिया ऐसा बना रखा है तो फिर व्यवहार भी अपने हुलिये के अनुसार ही कर रहा है, क्योंकि बहुत ही असहज महसूस कर रहा था। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और जैसे ही उसने ये कहा और दरवाजा खुला और उस अजनबी ने अंदर प्रवेश किया, यानी कि दरवाजा खुला, दरवाजा खुलते के साथ ही जो रेड ट्रैप वाले भाई साहब थे वो अंदर आ गए। यस, हाँ, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, अब ये वास्तविक रूप से साफ सुथरा है, एंड वेल ड्रेस, और अच्छे कपड़े भी इसने पहन रखा है। द वैले हैड बाथेड हिम, जो वैले है, जो नौकर है, उसने उसे स्नान कराया था, अच्छी तरीके से नहलाया धुलाया था। कट हिज हेयर, उसके बाल काटे थे। शेव्ड हिम, उसकी दाढ़ी बनाई थी। मोर ओवर, इसके अलावा, ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट, उसने एक अच्छा दिखने वाला सूट भी पहन रखा था। ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, उसने वह कपड़े या वह सूट पहन रखा था जो एक्चुअली आयरन मास्टर से बिलोंग करता था, आयरन मास्टर का था। ही वोर अ वाइट शर्ट, उसने एक सफेद रंग की शर्ट पहन रखी थी। एंड अ स्ट्रास्ड कॉलर, और एक बिल्कुल
सख्त वाली कॉलर, ठीक है ना। स्ट्रेच्ड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सख्त खिंची हुई, ऐसी ढीली ढाली नहीं, बिल्कुल सख्त, जैसे कॉटन क्लोथ्स की जो कॉलर होती है उस तरह की कॉलर। एंड होल शूज, और उसने पूरे जूते पहन रखे थे, पहले तो फटे पुराने कुछ पहन रखे थे। बट ऑल दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, लेकिन अब जबकि उसका गेस्ट बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से सजा सवरा उसके सामने खड़ा था, द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, आयरन मास्टर जो है वो ये देख करके खुश नहीं हुआ। ही लुक्ड एट हिम विथ पकर्ड ब्रो, यानी कि उसने उसकी तरफ झुर्रीदार या ऐसे शक वाली नजर से आंखें यूं करके देखी। अच्छा ये कौन है भाई, ये तो कोई नया नया दिखाई दे रहा है। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट, और ये समझना बहुत आसान था कि when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, उसे ये बात समझ में आ गई। He had seen the strange fellow, इस अजनबी इंसान को उसने कहाँ देखा था, अनसर्टेन यानी अस्पष्ट रूप से, जो फर्नेस यानी कि भट्टी से निकलने वाला जो प्रकाश था, रिफ्लेक्शन जो था, यानी कि वहां पर भट्टी में क्या है, रोशनी कम थी, ढलाई खाने में रोशनी कैसी थी, कम थी। भट्टी में जो आग जल रही थी उस आग के रिफ्लेक्शन में थोड़ा सा उसको देखा था, और देख करके अंदाजा लगा लिया था कि मेरा पुराना दोस्त है। ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक, शायद उसने अपने दोस्त को पहचानने में कोई गलती कर दी है। बट दैट नाउ, लेकिन वो चीज अब क्या होगा, when he stood there in broad daylight, अब जब वो बिल्कुल सुबह की इतनी तेज रोशनी में उसके बिल्कुल सामने खड़ा है, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटिस, अब उसके लिए ये गलती करना असंभव है कि वो उसे पुराने साथी के रूप में पहचाने। यानी कि अब ये पूरा जो पिछला पैराग्राफ है ना, इसका मैं एक लाइन में बता दूं तो ये मतलब है कि भैया वो पहचान गया था, नहा धो लिए, वेरी गुड, शेविंग, कटिंग, अच्छा सूट, वेरी गुड, बाहर आए हो, चारों तरफ अच्छी खासी रोशनी है, अब आपको देखा जा रहा है, ओ ओ ओ ये तो हमारे दोस्त साहब नहीं है, ये तो कोई और है। देखते हैं आगे क्या होता है। अरे पता नहीं क्यों चैप्टर्स में जो ब्रेक आता है वो ऐसी सस्पेंस वाली जगह पे ही क्यों आता है, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि अब उसके साथ आगे क्या होने वाला है। ठीक है, आप लोग एक अंदाजा लगाइए और आप लोग बताइए कि क्या होगा अब उसके साथ आगे। उसके साथ मारपीट हो सकती है, उसे घर से बेइज्जत करके निकाला जा सकता है, उसे पुलिस के हवाले किया जा सकता है, या उसे फिर से फौज में डाल दिया जाएगा, या उससे पूरे कपड़े वगैरह वापस ले लिए जाएंगे, उसे उसके फटे पुराने कपड़े दे देंगे। और कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए आगे और क्या हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना, उसकी बेटी ने कोई वादा भी किया है, और ये भी ध्यान रखना कि वो बार बार मना कर रहा था कि मुझे नहीं जाना आपके घर, लेकिन उसे जबरदस्ती इसके घर लाया गया है। और एक चीज और याद रखना, उसने कभी अपने मुंह से ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा पुराना साथी हूं। उसने इस चीज को कभी एडमिट नहीं किया कि हाँ जो तुम मुझे समझ रहे हो मैं वही हूं, और तुम बताओ क्या हालचाल है, बीवी बच्चे कैसे हैं। उसने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। इन सारे सर्कमस्टेंसेस को, इन सारी चीजों को सामने रखते हुए आप लोगों को क्या लगता है इस चैप्टर में आगे अब क्या होगा? ठीक है, अपना अंदाजा बताइए। उसके अलावा हम लोग इस चैप्टर में तो देखेंगे ही अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर के आगे और हमारे सामने क्या होने वाला है, या किस तरह की परिस्थिति और आगे आने वाली है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। और अगर आप लोगों ने अपनी लाइफ में कभी किसी ऐसे व्यक्ति की मदद की हो जो बहुत ही ज्यादा जरूरतमंद हो, अब जैसे ही जरूरतमंद की बात करते हैं ना, तो सबके दिमाग के घोड़े 3 गुना तेजी से दौड़ते हैं और सीधा बेगर्स या भिखारियों के पास आप लोग पहुंच जाते हैं कि हाँ वहां पे वो भिखारी था। नहीं, एक जरूरतमंद व्यक्ति हमेशा एक भिखारी ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। एक जरूरतमंद व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, आपका कोई परिचित हो सकता है, आपका कोई नेबर हो सकता है, आपका कोई जूनियर हो सकता है स्कूल में, सीनियर हो सकता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो जरूरतमंद हो, जो किसी निश्चित समय पर किसी चीज की उसे जरूरत हो, चाहे एग्जामिनेशन हॉल में,
जब आप देख रहे हैं कि आपने 10th बोर्ड का एग्जाम दिया और आपको याद आया कि अचानक से आपके पास में कोई अनजान किसी और स्कूल का स्टूडेंट बैठा था और वह पेन लाना भूल गया या उसका पेन काम नहीं कर रहा, तो उस समय वह इंसान भी सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है। अगर आपने अपनी लाइफ में कभी किसी ज़रूरतमंद इंसान की कोई मदद की है तो प्लीज़ आपकी स्टोरी हमेशा हमारे साथ शेयर कीजिए। हमें आप लोगों के साथ अप्रिसिएशन को शेयर करके बहुत अच्छा लगेगा। और थैंक यू वेरी मच टू बी वेरी पेशेंट। आपने बहुत धैर्य से इस पार्ट को समझा और अगले लेक्चर के अगले पार्ट में हम ज़रूर मिलेंगे। काइंडली लाइक एंड शेयर द वीडियो, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, बाय बाय।